दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है कि इस बार जो नई नई ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आई हुई हैं उसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसे पता करें कौन सा कॉलेज उसके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा खराब है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी नई नई ब्रांचेस इंजीनियरिंग की इस बार इंट्रोड्यूस की गई हैं। और अगर आपको ये पता करना हो कि जो भी ब्रांचेस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ किस किस कॉलेजेस में है, तो इसका बकायदा हमने पीडीएफ बनाया हुआ है जो आपको हमारे ऐप MID Pro पे मिल जाएगा। तो आपको गूगल प्ले पे सिर्फ MID Pro सर्च करना है, ऐप इंस्टॉल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक के थ्रू भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं पहले आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांचेस इस बार आई हुई है। सबसे फेमस जो ब्रांच आजकल चल रहा है, जिसका जलवा चारों तरफ मचा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ब्रांच को लेकर क्यूरियस हैं क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि पूरा फ्यूचर जो है वो AI एंड ML यानी मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पे डिपेंड करेगा। तो क्या है एक्चुअली ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं ये भी बताने वाला हूं। तो इसके बाद दोस्तों जो दूसरा फील्ड है वो है डेटा साइंस। कुछ कॉलेजेस में डेटा साइंस एंड AI दोनों को कंबाइन करके एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है, AI एंड डेटा साइंस। देन इसके बाद एक बहुत ही अच्छा ब्रांच IoT इंट्रोड्यूस किया गया है, साइबर सिक्योरिटी। और कुछ कॉलेज में दोनों को मिलाकर यानी IoT एंड साइबर सिक्योरिटी को मिलाकर IoT एंड साइबर सिक्योरिटी ऐसा ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और ब्रांच है जो पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन वो उतना फेमस नहीं है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस। तो क्या है ये सारे ब्रांचेस एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि AI और मशीन लर्निंग आखिर है क्या। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टार्ट के 3 फील्ड्स के बारे में, AI एंड ML, डेटा साइंस, AI एंड डेटा साइंस के बारे में। तो ये तीनों फील्ड्स कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है इसे मैं आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें कि ये AI है क्या, तो इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम मशीनों में ऐसे एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि मशीनें हमारे जैसे सोच और बिहेव कर सके। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो सेल्फ ड्राइविंग कार। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना होगा, ऐसी कार जो बिना किसी ड्राइवर के चल सके। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हम एक ऐसा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं जो प्रोग्राम ये डिसीजन लेने में कैपेबल होता है कि किस समय कहाँ टर्न मारना है, रेड लाइट के समय रुक जाना है ट्रैफिक के, ग्रीन लाइट के समय चलते रहना है। तो ये सारे डिसीजन वो जो प्रोग्राम है वो खुद ले सकता है। यानी हम ऐसे प्रोग्राम्स को बनाना चाहते हैं जो हमारे जैसे सोच सके और हमारे जैसे रिएक्ट भी कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा प्रोग्राम आप बनाओगे कैसे, किन चीज़ों का आप यूज़ करोगे। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स बनाए गए जिसमें से एक ब्रांच ही अलग से बन गया जिसका नाम है मशीन लर्निंग। दोस्तों ये बेसिकली मशीन लर्निंग को आप कह सकते हो कि इट इज सबसेट ऑफ AI। तो मशीन लर्निंग ये नाम से ही सुन रहा है ना, मशीनों को लर्न कराना कि मशीनें कैसे लर्न कर सकेंगी। आप अपने लाइफ में अभी जो भी कुछ कर रहे हो आपने कहीं ना कहीं से तो सीखा है ना, भले आप मैथ सीखे हो या फिजिक्स सीखे हो, आपको किसी ने पढ़ाया तब आपने सीखा। तो आपके सामने कोई नया प्रॉब्लम दे दूं तो आपने अभी तक जो सीखा है उसी का यूज करके उसे सॉल्व करते हो। ऐसे ही कुछ होता है ना, हम अपने लाइफ में नए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, जो भी अभी तक हमने सीखा हुआ है उसी का यूज करके। सेम चीज यहाँ पर होती है, हम मशीनों को लर्न करवाते हैं जिसमें बहुत सारे टेक्निक है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली मशीनें उन एल्गोरिथम्स का यूज करके खुद पहले सीखती हैं कि क्या सही डिसीजन है क्या गलत डिसीजन है। अब देख लीजिए यही जो मैंने एग्जांपल आपको बताया सेल्फ ड्राइविंग कार का, तो इसमें भी हम इसी तरह के एल्गोरिथम का यूज करते हैं जो पहले शुरू में गलत डिसीजन लेता है, फिर वो गलत डिसीजन लेते लेते उनसे सीखता है कि मैंने इस समय ऐसा टर्न मार दिया था, लेफ्ट टर्न मार दिया था जो गलत था। समझ रहे हैं। तो इसके लिए आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कैसे शुरुआत में गलत डिसीजन लेकर उसे वो फिर रेक्टिफाई करता है। तो ऐसे बहुत सारे लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जिसके जरिए मशीनें जो होती है वो पहले लर्न करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर बाद में जब सेम सिचुएशन आती है तो उस समय वो खुद डिसीजन लेती है कि मुझे क्या करना सही होगा क्या करना गलत होगा। तो दोस्तों ऐसे एल्गोरिथम्स को बनाने के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूले, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड देन कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा का। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड एल्गोरिथम का यूज करके ऐसे लर्निंग मॉडल्स बनाए गए हैं जिसका यूज करके मशीनें लर्न करती है कि ह्यूमन जैसे कैसे बिहेव कर सके, किस सिचुएशन में ह्यूमन जैसे रिएक्ट कर सके, किसी भी सिचुएशन में सही और गलत डिसीजन क्या होगा ये मशीनें खुद बता सकती हैं। तो दोस्तों ये लर्निंग जो आप कह सकते हैं एल्गोरिथम्स हैं, ये बेसिकली हम मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में AI और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली AI को इंप्लीमेंट करने का एक ब्रांच आप समझ लीजिए बनाया गया है
जिसमें हम मशीनों को लर्न करने के एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। तो अब दोस्तों आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि किन लोगों को AI और ML ये लेना चाहिए। वैसे तो नेट पे बहुत सारे डेफिनेशन है AI और ML के। ये आप ऐसा कर सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्रांच है जो अभी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कोई और एक नया ब्रांच इसमें आ जाए कि एक किसी ने अलग ही टाइप का मेथड बना दिया कि मशीनें कैसे हमारे जैसे बिहेव और लर्न कर सकती है, इसका एक अलग ही मेथड बना दिया, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो भी एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं वो यूज ही ना हो, कुछ एक अलग ही आप कह लीजिए वे हो। तो हो सकता है इसी AI में वो एक नया ब्रांच आ जाए, पर अभी वो चल रहा है, इसमें अभी रिसर्च चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि किन लोगों को ये AI और ML लेना चाहिए। तो मैं एकदम क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, AI और ML उन्हीं को लेना चाहिए जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, उनको लेना चाहिए जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कभी भी सीख सकते हैं नई चीज़ें, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसे सीख नहीं सकते ना। तो अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता है, लॉजिकल पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है, तब ये आपके लिए ब्रांच अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि ये नहीं इसमें बहुत पैसा है, यही फ्यूचर है, तो ऐसा आप इसमें सक्सेस पा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत पकाऊ हो जाएगा फिर। तो अगर आपको दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगता होगा कि मशीनों में हम ऐसा एल्गोरिथम डालेंगे जो मशीन हमारे जैसा सोचेंगे तो कितना मजा आएगा, आप सही हो, लेकिन वो जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। उसके लिए आपको बहुत सारे मैथ्स पढ़ने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपका मैथ्स वीक है, फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको स्ट्रांग बना सकते हो। आपके पास 4 साल होते हैं इंजीनियरिंग में, तो आप दोस्तों इस ब्रांच में जा सकते हो। तो आई थिंक आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो कि AI और ML में बेसिकली होने क्या वाला है। तो दोस्तों थर्ड ब्रांच की बात करें हम लोग यहाँ पर, या सेकेंड वाली यहाँ पर जो डेटा साइंस है। तो डेटा साइंस नाम की जो चीज़ है, इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि डेटा साइंस एक्चुअली में क्या है। इट इज साइंस ऑफ डेटा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सर्च मारते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो आपने देखा है कि यार फ्लिपकार्ट छोड़िए, जब भी आप किसी चीज़ को नेट पे सर्च मारते हैं, तो आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं तो आपने जो सर्च मारा हुआ है वो उसका एडवर्टाइज आपको दूसरे वेबसाइट पे दिखता है। या कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई चीज़ आप वेबसाइट पे सर्च मारते हैं, यूट्यूब जब खोलते हैं तो जो आपने वेबसाइट पे कहीं सर्च मारा था यूट्यूब पे आपको उसका ऐड दिखता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, तो आप जो भी डेटा नेट पे डालते हो सर्च के लिए, वो सारी डेटा कैप्चर की जाती है। फिर उन डेटा के थ्रू डिसीजन लिया जाता है कि किस यूज़र को क्या पसंद आ रहा है, फिर उस यूज़र को वही ऐड दिखाए जाते हैं जो वो नेट पे सर्च मारता है। एक और एग्जांपल दूं, जब भी आप फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो, तो आजकल आपने देखा है कि जब भी आप फोटो अपलोड करते हो तो फेस अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, फोटो में सारे फेजेस रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये भी डेटा एनालिसिस के थ्रू होता है। तो और इसका अगर एक अच्छा एग्जांपल दूं, तो जैसे आजकल फेसबुक ने बायजूस को फंडिंग दी है, ठीक है। तो फेसबुक ने क्यों बायजूस को फंडिंग दी, क्योंकि फेसबुक को पता है कि उसके पास जो भी यूजर्स है वो लोग आजकल कहाँ से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। या आप देखोगे आजकल जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म आ रहे हैं सबको फटाफट फंडिंग मिल जा रही है। क्यों, ये डेटा एनालिसिस के थ्रू पता किया जा रहा है कि आजकल के यूजर्स कितना ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दूँ तो आजकल आप देखेंगे डेटिंग एप्स बहुत ज़्यादा नए नए बन रहे हैं ना, क्योंकि बाहर देखोगे आप जितने भी डेटिंग ऐप्स है उसमें से बहुत सारे ऐप्स अभी तो चलो बंद हो गए, कई सारे ऐप्स चाइना के भी थे, क्योंकि चाइना को पता था कि इंडिया में बहुत सारे लोग डेटिंग बीटिंग ये सब चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे सारे कितने सारे ऐप अभी लॉन्च हो रहे थे, है ना। तो जो नेट पे अगर मैं फ्लिपकार्ट की भी एक बात करूँ तो दिवाली के पहले लोग क्या खरीदते हैं, तो अगली दिवाली आएगी तो आप देखोगे सिमिलर टाइप के आइटम्स फिर से आपको दिखना चालू हो जाते हैं, उसकी एडवर्टाइज चालू हो जाती है। तो किस समय कस्टमर को हमें क्या दिखाना चाहिए, जो भी डेटा नेट पर है उस आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी डेटा है उससे आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसकी जो पूरी एनालिसिस है वो हम डेटा साइंस में करते हैं। तो ये मैंने बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आपको बताया, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझना चाहो कि एक बहुत ही बड़ा सेट ऑफ डेटा है, उससे आप क्या क्या नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एकदम बिगिनर लेवल पे। बस मैं इतना आपको बताना चाहूँगा। ये सारी दोस्तों स्टडी किस में होती है, डेटा साइंस में होती है। सो डेटा साइंस बेसिकली मशीन लर्निंग और AI के एल्गोरिथम्स का यूज करके भी वहाँ से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ रही होगी तो शायद जब आप इसे पढ़ेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा कि अगर सपोज मुझे ये पता करना हो कि गिवन अस फोटो, आपका एक कोई फ्रेंड ग्रुप का एक फोटो है, उसमें से किसका फेस किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हो सकता है आप कुछ AI और ML के एल्गोरिथम्स यूज करें, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, डेटा को लेकर उसे एनालाइज ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि डेटा साइंस एक ऐसा ब्रांच है
जो कुछ यहाँ के एल्गोरिथम्स यूज करता है और कुछ उसके इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम्स भी है। बेसिकली इसमें होता क्या है, हम डेटा को एनालाइज करके कुछ डिसीजंस लेते हैं जिससे हमारा बिजनेस अच्छा चल पाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि आजकल अच्छे डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है। तो अगर मैं घुमा फिरा के बात करूँ कि इस ब्रांच के लिए भी आपका मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। 4 मैथ्स के फील्ड, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये चारों आपके अगर स्ट्रांग है या आपको ये चारों में इंटरेस्ट है और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं स्ट्रांग कर लूंगा, बेटर है आपके लिए ब्रांच। ठीक है, ये तो मैंने मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बताया। प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ये तीनों ब्रांच में जा रहे हो तो आपको पाइथन सीखना पड़ता है, आर सीखना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड आप कह सकते हैं कि टूल्स हैं जिनके ऊपर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो वो तो ट्रेनिंग वाली बात होगी, टूल्स वाली बात होगी। लैंग्वेज तो आप कहीं भी सीख सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर टूल पे कैसे उसे यूज करना है वो मशीन लर्निंग, एआई या डेटा साइंस नहीं होता है, वो कोई भी सीख सकता है, कॉमर्स वाला भी सीख सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, जो एल्गोरिथम डिजाइनिंग स्किल होती है, जो मैथ्स होता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है इस ब्रांच में आपको जाना है तो आप अभी से वेकेशन में फर्स्ट ईयर से ही इसकी जो बेसिक फाउंडेशन है उसे करना शुरू कर दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो सारे ब्रांचेस को कॉमन होता है। अब आप देखोगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना डूबा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में कोई अगर डेटा साइंस ले रहा है, फर्स्ट ईयर में कोई अगर कंप्यूटर साइंस ले रहा है, फर्स्ट ईयर में कोई EXTC ले रहा है, तो सबको पढ़ना है मैकेनिक्स, सबको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक, सबको पढ़ना है फिजिक्स, सबको पढ़ना है केमिस्ट्री। तो 1 साल तक तो आपको ऐसे ही खा जाते हैं। ठीक है, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि किन कॉलेज से हमें ये ब्रांच लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको एकदम क्लियर बताऊं कि किस कॉलेज से आपको ये ब्रांच लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा किसी भी कॉलेज में अच्छा नहीं है। मैं महाराष्ट्र में बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखो 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक तो वो पढ़ाई होती है जो आप 11th 12th में करते हो, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़ते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता पढ़ के करोगे क्या, जिसमें आपको बस ये सिखा देते हैं कि भाई ये कंसेप्ट है, मजा तो आता है उसमें, और वो कंसेप्ट को यूज करके ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला डालकर ये सॉल्व करो। हाँ, हालांकि ये चीज़ें सब जगह नहीं होती। फिजिक्स में काफ़ी दिमाग लगता है, ऑब्वियसली दिमाग लगता है, और ऐसा नहीं है कि उसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आपको एप्लीकेशन नहीं पढ़ाया जाता ना। आपको ये बोलते हैं कि ये PCM पढ़ लो, इसको लेकर आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन आपको एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि इंजीनियरिंग है क्या। राइट, अब देखो ये नए ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए गए क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, या जिन कॉलेजेस में ये ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए गए उन कॉलेजेस की तरफ से कोई भी सेमिनार लिया जा रहा है कि इस ब्रांच में क्या है, कौन पढ़ाएगा। एज ए स्टूडेंट आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि मैं अगर इस कॉलेज में, इस ब्रांच में एडमिशन ले रहा हूँ तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन। अगर मुझे ये सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने इस ब्रांच में क्या किया है, उसने क्या हासिल किया है। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर मैं इस करंट मोमेंट में मैं चैलेंज देता हूँ ऑन द वीडियो, जितने भी टीचर्स हैं मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ऑन द अभी स्पॉट पे अगर आप उनका लाइव टेस्ट लोगे ना मैथ्स में, आप बोल सकते हैं मैं गारंटीड 90% लोग फेल हो जाएंगे। तो अगर आपका मैथ से स्ट्रांग नहीं है तो कौन सा, इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको इस क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि आजकल कोई टीचर ही नहीं बनना चाहता है। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, जिन्हें जो भी इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, तो आप लोगों में से कौन टीचर बनना चाहता है? सबको इंजीनियरिंग करके जॉब ही तो करना है ना। तो ये एक ऐसा फील्ड है ना जो इंडस्ट्रियल फील्ड है, समझ रहे हो, ये एप्लीकेशन बेस्ड फील्ड है। यहाँ पर आपको बुक में पढ़कर उसे एग्जाम में लिखना है वाला ऐसा कोई ये ब्रांच नहीं है। ये आपको अप्लाई कर, इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, आप जो पढ़ रहे हो उसे अप्लाई करो ना। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, ऐसा सिलेबस करिकुलम बनाया जाता है कि एक सेमेस्टर में भर भर के 6 सब्जेक्ट है। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे भी कि उसे मैं पढ़कर कहीं एप्लीकेशन सीखूं तो उसको उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि कॉलेज में टीचर्स जो है वही कैपेबल नहीं है, उनके बेसिक्स ही नहीं क्लियर है। ये रियलिटी है आज का। अब भले ही बहुत लोगों को ये गलत लगे लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो, मैं रियलिटी ग्राउंड पे आगे बात करता हूँ कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक का बंदा ले लो, EXTC का बंदा ले लो, इंस्ट्रूमेंटेशन का बंदा ले लो, किसी भी ब्रांच के आप एनालिसिस कर लो, बड़े से बड़े टॉप कॉलेज में, यहाँ पर मैं वीडियो में नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी भी बड़े कॉलेज में जिसमें आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ना, वो सब मिथ है। ठीक है, अभी मैं जैसे आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी EXTC ब्रांच का एनालिसिस लोगे तो उसमें से 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, 90%, या अच्छा कॉलेज ले लिया तो 80%, सब लोग IT और CS में ही काम करते हैं। अब वो जो 20% है उसमें से 10% हायर स्टडीज में जाते हैं और 10% कहीं ना कहीं जो है बीच का उन्हें जॉब मिल जाता है बीटेक में, मतलब अपने ब्रांच से रिलेटेड, लेकिन वो कोर जॉब नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रांच कोई भी लो, जब आपको CS और IT में ही काम करना है तो कहाँ पर फॉल्ट है। फॉल्ट दोस्तों एजुकेशन सिस्टम का है कि अगर आप कोर ब्रांचेस में जाते हो ना, कोर ब्रांचेस मतलब कंप्यूटर साइंस IT नहीं, कोर ब्रांचेस मतलब मैकेनिकल, सिविल,
EXTC, तो आपको हायर स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं ना कहीं कोर जॉब मिलेगी। लेकिन CS और IT ऐसा ब्रांच है जहां पर आप किसी भी ब्रांच से रहो तो यहाँ पर आके काम कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो जो काम होता है ना, वो एक्चुअली में इंजीनियर का काम नहीं होता है। वो आप कॉमर्स वालों को सिखाओगे तो वो भी कर लेगा। जावा आप 3 महीने की ट्रेनिंग दे दो, पाइथन आप ट्रेनिंग दे दो, वो कोई भी काम कर सकता है ना, तो वो इंजीनियरिंग नहीं होती है, समझ रहे हो। तो पहले आपको ये समझना होगा कि इंजीनियरिंग एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ, क्या कॉलेज मैटर करेगा इस चीज में? तो मैं कहूंगा इंजीनियरिंग में कॉलेज ही मैटर नहीं करता। कॉलेज उनके लिए मैटर करता है जिनको इंजीनियरिंग बीटेक करके 3 और 4 लाख का जॉब चाहिए। अब किसी भी कॉलेज का अगर 10 लाख, आपने ऐसा सुना रहेगा इस कॉलेज में 20 लाख मैक्सिमम पैकेज गया है, तो वो 3 या 4 स्टूडेंट्स होते हैं, समझ गए। वो कौन होते हैं मालूम है? क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता दूं, जैसे विवेकानंद कॉलेज ले लूँ, वेसिट मुंबई में, ठीक है। तो अगर इस कॉलेज में मैं कहूँ कि पैकेज मैक्सिमम गया 14 लाख, तो आप देखोगे वो गिन चुन के 10-12 लोगों को मिला है वो, लेकिन उनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो सारे टॉपर्स ही होते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो एडमिशन लेते हैं ना 98 पॉइंट परसेंटाइल वाला जो अभी लेंगे, वो सारे टॉपर्स ही होते हैं। तो कॉलेज की वजह से उनको प्लेसमेंट नहीं मिला है। अगर वो ऐसा बाहर भी अप्लाई करते थे ना तो उन्हें अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता था। अब अगर आपको ये देखना है सही में कि कोई कॉलेज अच्छा है कि नहीं, अब जैसे वैसिटी है उसका आप सही स्टैटिस्टिक्स देख लो, 80% लोगों को जो जॉब मिली होगी वो एक्सेंचर में मिली होगी। वो कुछ इस तरह होता है कि कॉलेजेस की टाई अप होती है कंपनियों के साथ, जिसमें जिनको कहीं पर भी नहीं मिलता तो एंड में उठाकर उस कंपनी में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह कह देते हैं कि हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट हो गया 100%। अब EXTC का बंदा IT में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का बंदा IT में काम कर रहा है, तो ऐसे प्लेसमेंट क्या फायदा, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो क्या उसी में जॉब करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो आपको अभी सिंसियरली पढ़ना होगा। तो दोस्तों अगर आप इस ब्रांच में जाना चाहते हो तो अभी से आप अपने मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड से आपके, ठीक है, जैसे मैंने 4 नाम बताया, वो प्रोग्रामिंग जो स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, उसे स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट्स तो होंगे, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली है ना, तो आपको भर भर के टाइम है कि आपका ट्रैवलिंग में टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो उस टाइम को बचाकर आप ये सारी चीजें सीख सकते हो फर्स्ट ईयर से ही। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं ये ब्रांच लेता हूँ और मुझे कॉलेज सिखाएगा या टीचर सिखाएगी, तब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको उसके हटकर ये सारी चीजें सीखनी होंगी, आपको इंटर्नशिप लेने होंगे और ये समझना होगा ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे काम करती है, और इस पे आपको प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो थ्योरीज मैंने पढ़ा ये एक्चुअली प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है। तो ये तो बात हो गई इन ब्रांचेस के बारे में। कौन कौन से कॉलेजेस में, इसका लिस्ट मैंने आपको बताया हमारे ऐप पे, वहाँ पर आपको जाकर मिल जाएगा। अगर आपको उसमें भी डाउट है कि मुझे सर इस कॉलेज में अच्छा रहेगा कि नहीं, उस कॉलेज में अच्छा रहेगा कि नहीं, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दिया कि इस ब्रांच को लेकर कोई भी टीचर ट्रेन नहीं है। आप समझ रहे हो, मतलब वही टीचर जो 10 साल से एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो अचानक से AI कैसे पढ़ाने लगेगा? टीचर्स लाओगे कहाँ से पढ़ाने के लिए, समझ रहे हो। तो जो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कंपनियों में, वो तो टीचर बनेंगे नहीं आके ना। यही जो टीचर्स आपको 10 साल से वो टीचर पढ़ा रहा था क्लाउड कंप्यूटिंग, अब वो पढ़ाने लगेगा AI, समझ रहे हो, यही सब होने वाला है। तो इसलिए टीचर्स आपको कॉलेजेस में ये पढ़ाएंगे, ये अगर आप सोच रहे हो तो गलत है। आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट भर रहे हो तो पहले आप भरो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो भी ब्रांच है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप ये ब्रांच भरते हो ना, तो एक दिक्कत क्या आती है कि जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भरा, अगर आप आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो थ्रू गेट, ठीक है, जैसे मैंने गेट का एग्जाम दिया, तो दोस्तों जो गेट के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर गेट में 11 सब्जेक्ट है तो 11 के 11 सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मिल जाएंगे। अगर आप ये ब्रांचेस लेते हो और बाद में आपको ऐसा लगता है कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता हूँ थ्रू गेट, ओके, गेट का एक एग्जाम होता है जिसको देने के बाद आप IITs, NITs, ठीक है, वहाँ से MTech कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका ऐसा प्लान है कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आप थोड़ा सा एक बार ये चेक कर लेना कि गेट का जो सिलेबस है, अभी तक मुंबई यूनिवर्सिटी ने या शायद से बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ये ब्रांचेस तो इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन नया सिलेबस ही अभी तक बताया नहीं कि इसका सिलेबस होगा क्या। तो जहाँ तक मैंने बाकी के यूनिवर्सिटी के सिलेबस देखे हैं, उस हिसाब से कंप्यूटर साइंस और ये जो नए ब्रांचेस आए हैं, इनका सिलेबस 60% सेम होगा, ठीक है। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी होंगी और कंप्यूटर साइंस और IT वालों को भी होंगी। 40% जो होगा वो सिर्फ अलग होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया कि अगर आपका ऐसा फ्यूचर में प्लान है कि हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ज़्यादा आपका बेटर होगा। वहाँ पर रह के भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का है, EXTC का है ना, वो भी ये सारी चीज़ें सीख सकता है और इसमें जॉब पा सकता है। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो EXTC, मैकेनिकल, IT गए, लेकिन आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इसमें काम कर रहे हैं। तो आपका कॉलेज का ब्रांच आपका फ्यूचर में जॉब डिसाइड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह की स्किल्स डेवलप करते हो, ठीक है।
तो आई थिंक ये चीज़ को लेकर आपको क्लियर हो गया। और याद रखिएगा मैथ्स में इंटरेस्ट है तो ही जाना, ठीक। नेक्स्ट ब्रांच पे दोस्तों आते हैं IoT। ये एक ऐसा ब्रांच है जहां पर आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन सीखने को मिलेगा। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग यही ब्रांच लगता था, बिकॉज इसमें आप एक्चुअली में देखते हो कि कैसे आप प्रोग्राम के थ्रू हार्डवेयर को सिमुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे होम ऑटोमेशन है। अगर मुझे IoT में बेसिकली हम करते क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। हम डेली लाइफ की चीज़ों को नेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट से। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ऐसा कोई ऐप बना सकते हो कि आप कहीं पर भी बैठे बैठे आपके घर का AC फ्रिज बंद चालू कर सको, तो ये कहलाता है ऑटोमेशन, ठीक है। तो आप डेली लाइफ की चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो क्या। जैसे एक एग्जांपल और दूं, जैसे आपका डस्टबिन है घर का, ठीक है, वो भर गया है, या आपको पता कैसे चलेगा ऑटोमेटिक, या आपके पानी की टंकी है वो भर गई है। आप ऐसा कोई ऐप बनाओ, ऐसा कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन का सिस्टम बनाओ जो आपको ये सारी चीज़ें बता सके कि आपका पानी की टंकी भर चुकी है, अब जाके उसे बंद कर दो, या ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए। तो दोस्तों रियल लाइफ की जो भी यूज होने वाली चीज़ें हैं उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके ऑटोमेट करना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, IoT में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने एकदम सुपरफिशियल आपको डेफिनेशन बताया। और भी आपको इंटरेस्ट है तो हम और भी बहुत सारी इसकी डिटेलिंग हम अपने ऐप पे लाएंगे। ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहां पर ब्लॉग सेक्शन में हम इसके ऊपर डिटेल में डालते जाएंगे कि क्या क्या है और क्या क्या फ्यूचर स्कोप है। दोस्तों अगर आपको उन लोगों से कनेक्ट होना है ना जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लिंक्डइन डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना प्रोफाइल बनाइए और वहां पे उन लोगों से कनेक्ट कीजिए ना जो इन फील्ड में काम कर रहे हैं, AI में, ML में, डेटा साइंस में, IoT में। तो वहां पर वो आपको गाइड कर सकेंगे प्रॉपर कि आपको किन किन चीज़ों को पहले पढ़ना चाहिए और किन किन लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। इंजीनियरिंग में अगर आपको जॉब चाहिए और आप बैठे हो कि मुझे कॉलेज जॉब दे देगा, वो गलत है। कॉलेज से जॉब नहीं मिलता, नेटवर्क से जॉब मिलता है। जितनी आपकी कनेक्शन ज़्यादा होगी ना, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अच्छा जॉब मिले। जो बच्चे कॉलेज से 3-4 लाख रुपए का जॉब पाकर बाद में स्विच कर करके चेंज कर करके 20 लाख तक लेकर जाते हैं अपने पैकेजेस को, वो कैसे जाते हैं? इन कनेक्शंस के थ्रू ही ना, समझ रहे हो? तो जो जॉब्स होती है वो कनेक्शन से मिलती है, कॉलेज से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो फील्ड है दोस्तों वो साइबर सिक्योरिटी। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में दोस्तों AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, IoT, ठीक है, इनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाला है। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली आपको ये देखना होता है कि जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इंटरनेट पे, वो सारे की सारी जो डेटा है वो कैसे हम प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये पढ़ते हो, यहाँ पर भी घुमा फिरा के आप बहुत तरीके के एल्गोरिथम्स ही पढ़ते हो कि डेटा को हम कैसे सिक्योर कर सके, ठीक है। और ये दोनों को मिलाकर एक ब्रांच इंट्रोड्यूस कराई गई है जिसमें आपको ये दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये जो दोस्तों 3 ब्रांच है, ये गिन चुन के शायद से कम ही कॉलेजेस में आई है। ज़्यादातर कॉलेजेस ने ये शुरुआती 3 ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशंस को पढ़ना है तो IoT एकदम मतलब बेस्ट ब्रांच है और बहुत मज़ा भी आएगा यहाँ पे आपको। ज़्यादा साइबर दोस्तों सिक्योरिटी की बात है तो ये जो ब्रांच है ना, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर भी वही घुमा फिरा के आ जाते हैं कि आपको एल्गोरिथम्स बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं और कई सारे एल्गोरिथम्स में कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कैसे इवॉल्विंग ब्रांच है, इतना ज़्यादा खुला नहीं है अभी तक, अभी इस पर भी रिसर्च चालू है। तो अगर आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी में आपको जाना है तो आप थोड़ा सा लिंक्डइन पे जाकर उन लोगों से कनेक्ट होइए जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी में जो काम कर रहे हैं, तो शायद वो आपको बेहतर पता पाए कि इसका क्या आगे मतलब फ्यूचर स्कोप क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पर जो ये 2 ब्रांच है इसको मिलाकर ये तीसरा ब्रांच यहाँ पर बनाया गया है जिसमें दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो अब जो लास्ट वाला ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस, ये ब्रांच इसलिए बनाया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के बंदों को जॉब ही नहीं मिल रहा था। तो बोले कि क्या करें, अब उनको इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस में कन्वर्ट कर दो, कम से कम CS और IT में तो जॉब करेंगे। यही इसका मतलब फैक्ट है। बिकॉज इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो ICs मशीन होती है वही इतनी महंगी होती है कि अभी तक इंडिया ने एक भी खरीदा ही नहीं है। तो आप घुमा फिरा के ऐसा बोल सकते हो कि अब मोबाइल ही देख लो ना, मोबाइल के जो चिप्स होते हैं, अब ऐसा बोल दोगे होगी कि ये मोबाइल मेड इन इंडिया है, लेकिन उसके सारे चिप्स बाहर मैन्युफैक्चर होती है, इंडिया में क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया ना। हाँ, यहाँ पर छोड़ो, उसके ऊपर हम लोग अलग से सेमिनार लूँगा मैं, कि काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो ये जो दोस्तों ब्रांच है, अगर आपको पहले आप कंप्यूटर साइंस भरिए, कंप्यूटर साइंस के बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि अगर आपको इसमें जाना है तो ये भर दीजिए, फिर IT भर दीजिए, ठीक है। ये आपको नहीं मिला ना तो एंड में आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस भर देना, ठीक है। तो इसमें भी घुमा फिरा के 50-50 का रेशो रहेगा। 50% इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट्स होंगे, 50% कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होंगे, जिस हिसाब से सिलेबस ये है इसका, ठीक। इसके जो सिलेबस है अभी तक एक्सप्लोर नहीं, मतलब अभी तक डिस्क्लोज ये नहीं किया है किसी भी यूनिवर्सिटी ने कि IoT में और साइबर सिक्योरिटी में क्या पढ़ाया जाएगा। एक बार वो आ गया सिलेबस तो मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर बता सकूंगा कि एक्चुअली में ये लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैं एक्चुअली में मुंबई यूनिवर्सिटी का जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ,
कि पढ़ा तो रहे हैं, अब यहाँ पर जैसे पढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन पता चला कि घुमा फिरा के सिलेबस 20% ही एआई है, बाकी सब तो सीएस और आईटी जैसा ही है, तब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तब चाहे आप सीएस चूज करो चाहे ये ब्रांच चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते कि लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेकिन अब फॉर्म तो आपको भरना है ना। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि पहले आप सीएस भरिए, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये भरिए, फिर आईटी भरिए। उसके बाद अगर आपको सीएस की लाइन में जाना है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको सीएस या आईटी चाहिए, तो सीएस और आईटी अगर दोनों में से कुछ नहीं मिलता तो ये सारी ब्रांचेस आपके सामने ओपन है। तो ये जो शुरू के 3 ब्रांचेस हैं, ये मैंने बता दिया आपको कि आपको मैथ्स बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। और इसके रिलेटेड जो वीडियोस है दोस्तों हमारी ऐप पे हम लॉन्च करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियो, ठीक। एंड देन उसके बाद अगर आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो इसमें जाइएगा। और अगेन साइबर सिक्योरिटी में आपको इंटरेस्ट है जिसको आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कनेक्ट करके, इसके ऊपर मैं हो सके तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकता बिकॉज वो थोड़ा सा अलग ही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर इसके जरिए बताऊं कि अगर आप किसी भी ऐप के ऊपर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, तो वो जो पासवर्ड है, जैसे आपने किसी समझो आपका बैंक अकाउंट है, आपने इंटरनेट नेट बैंकिंग के थ्रू उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड से उसे लॉगिन किया, ठीक है, तो वो जो पासवर्ड है उस प्रोटेक्ट कैसे होता है, तो उसके लिए दोस्तों हम हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। अब वो हैशिंग एल्गोरिथम्स भी पूरा मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ ना कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, तो काफ़ी बड़ा ये वीडियो बन जाएगा। तो मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। तो एक्चुअली में ये ब्रांच ना बहुत ही आप कह सकते हैं डाइवर्स ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन बहुत जगह पे आ जाता है ना, एप्लीकेशन लेवल पे आ जाता है, सिस्टम लेवल पे आ जाता है, क्लाउड पे कोई डेटा स्टोर है वहां पे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो ये कैसा कि बहुत ही डाइवर्स ब्रांच है कि प्रोटेक्शन की अलग अलग एल्गोरिथम्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से लगेंगी। तो इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप उन लोगों से कनेक्ट होंगे ना जो साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, तो शायद वो आपको ज़्यादा बेटर इसके बारे में बता पाए। तो लिंक्डइन पे आप सर्च मारिएगा, आपको लोग जरूर मिलेंगे। लेकिन आई थिंक आपको इस वीडियो से इतना तो क्लियर हो गया कि किस ब्रांच में क्या है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्म का जब फीलिंग होगा तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।